नमस्कार दोस्तों, डेट आज की देखो 19 अगस्त 2024 है। स्वागत है आपका एटोएल डिस्कशन में। सबसे पहले आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और डिस्कशन की बात करें, आज देखो द हिंदू में ज़्यादा अच्छे आर्टिकल्स नहीं है, तो अलग अलग न्यूज़पेपर से हम 3 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आर्टिकल तो देखो लेटरल एंट्री की वजह से काफ़ी कंट्रोवर्सी पैदा हो रही है, तो 3-4 न्यूज़पेपर से आर्टिकल कंपाइल करके ये पूरा इशू कॉम्प्रिहेंसिव ढंग से हम डिस्कस करेंगे। मतलब जितने पॉइंट्स बन सकते हैं सारे पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेंगे। लेटरल एंट्री वाला इशू हम डिस्कस करेंगे। दूसरा इशू इंडियन एक्सप्रेस का एक अच्छा आर्टिकल है, राइट टू एजुकेशन एक्ट, नॉट राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट, इसकी इंप्लीमेंटेशन वो सब देखेंगे। तीसरा आर्टिकल आज हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल एक्सप्रेस का आर्टिकल है वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट से संबंधित। तो आर्टिकल फोकस करता है इंडिया एज ए लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ। देखो एक चीज, बहुत सारे बच्चों को ना ये डाउट होता है कि अपना टेलीग्राम चैनल कौन सा है। देखो ओनली एस नथिंग एल्स, ये यहाँ पे देखो मैं लिंक भी डाल दूंगा नीचे कमेंट बॉक्स में। ये जो चैनल है ना, इसमें इंपॉर्टेंट सारी नोट्स जैसे प्रहार, मार्क्स बूस्टर पीडीएफ्स, जैसे 100+ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, 100+ एथिक्स की टर्म्स, मतलब एग्जाम क्लियर करने के लिए जितने भी वैल्यूएबल नोट्स हैं ना इंपॉर्टेंट, वो सारे आपको इस मेन चैनल पे मिलते हैं। और डेली बेसिस पे जो अपनी पीडीएफ आती है वो दूसरे टेलीग्राम चैनल पे आती है। सुमित रेवरी वाला जो ये टेलीग्राम चैनल है, डेली हमारी डिस्कशन की पीडीएफ आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है, पूछते हैं कॉमेंट बॉक्स में। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले देखो कोट देख लीजिए, लॉरेंस जे पीटर का कोट है, ब्यूरोक्रेसी डिफेंड्स द स्टेटस को लॉन्ग पास द टाइम व्हेन द को हैज लॉस्ट इट्स स्टेटस। इस कोट का देखो सिंपल भाषा में मतलब ये है कि जो ब्यूरोक्रेसी है ना, यानी नौकरशाही, वो पुरानी व्यवस्था को तब भी बचाती रहती है जब वो व्यवस्था अपनी उपयोगिता खो चुकी होती है। सिंपल भाषा में बताता हूं, देखो हमारी ब्यूरोक्रेसी ना एक पुरानी एम्बेसडर कार की तरह है। नई फ्यूल एफिशिएंट गाड़ियां आजकल आ गई हैं, लेकिन हम अभी भी उस पुरानी गाड़ी को चलाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बस हमेशा से यही चलता आया है, तो हम भी यही यूज करेंगे। इस कोट को समझने के लिए देखो कुछ रियल एग्जांपल्स आप देखिए। लाइसेंस राज 1991 से पहले ना हर छोटी बड़ी चीज के लिए ना लाइसेंस की जरूरत थी। इकोनॉमी लिबरलाइज हो गई एलपीजी रिफॉर्म्स में, लेकिन ब्यूरोक्रेसी ने ना काफी समय तक सिस्टम को डिफेंड किया। क्यों? क्योंकि उनको लगता था यार लाइसेंस लोग लेंगे तो इसी से तो हमारी पावर है, तो इसलिए वो हेजिटेंट थे। एलपीजी रिफॉर्म आने के बाद भी लाइसेंस राज को इंप्लीमेंट वो कर रहे थे। दूसरा मैनुअल फाइल सिस्टम का एग्जांपल लीजिए। जब देखो पूरी दुनिया डिजिटल हो रही थी ना, तब भी हमारे ऑफिसेज में ना फाइल्स के पहाड़ लगे रहते थे। और ई गवर्नेंस जब आनी स्टार्ट हुई उसमें बहुत समय लग गया। क्यों? क्योंकि ऑफिसर्स के लिए पुराना सिस्टम कंफर्टेबल था। आप पंचायती राज का एग्जांपल ले लीजिए। 1992 में ना 73rd अमेंडमेंट आया, लेकिन कई स्टेट्स में आज भी पंचायत को प्रॉपर पावर नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि लोकल ब्यूरोक्रेसी अपनी पावर ना शेयर नहीं करना चाहती दूसरों के साथ में। अब सवाल यह उठता है कि यह सब होता क्यों है, मतलब ब्यूरोक्रेसी चेंज रेसिस्ट करती क्यों है। नंबर 1, रिस्क से डर। मतलब नया कुछ करने में ना रिस्क होता है, मतलब उनके मन में विचार आते हैं अगर फेल हो गए तो, इसलिए जो एटीट्यूड है ना, चलता है एटीट्यूड, वो डेवलप हो जाता है। दूसरा देखो सिंपल सी बात है, पावर का मोह, पावर की लालच, पावर का। पुराने सिस्टम में ब्यूरोक्रेसी को ज्यादा पावर होती है और नए सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी आती है, तो उन्हें ये चीज अच्छी नहीं लगती। आप भी देखो फ्यूचर ब्यूरोक्रेट्स हो, चेंज लेके आओगे। मैं तो सिर्फ आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, क्वेश्चन एवरीथिंग, हर चीज को क्वेश्चन करो, क्या पुरानी चीजें आज भी रिलेवेंट हैं, और बी द चेंज। मतलब आप अपनी टीम को तभी मोटिवेट कर सकते हो जब वो चीज आप कर रहे हो। बेस्ट प्रैक्टिसेस से आप सीखिए, दूसरे डिपार्टमेंट से सीखिए, दूसरे देशों से सीखिए, और नई नई टेक्नोलॉजी को अपनाओ जिससे काम आसान होता हो। तो ये कोट था हमारी आज के डिस्कशन में। फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल देखो लेटरल एंट्री से संबंधित है। कंटेक्स्ट देखो ये है, यूपीएससी ने ना अलग अलग मिनिस्ट्रीज में 45 लेटरल एंट्री पोस्ट के लिए ना एप्लीकेशंस इनवाइट की हैं, और अपोजिशन ने इस पे काफी हल्ला मचाना स्टार्ट कर दिया है। आपने सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड में जो रोल ऑफ
सिविल सर्विसेज वाला टॉपिक है ना, उस टॉपिक से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। बिल्कुल डीप में हम ये इशू डिस्कस करेंगे। लेटरल एंट्री का मुद्दा हम डिस्कस करें उससे पहले देखो गवर्नेंस का ना एक बेसिक कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूं। देखो दो तरह की ब्यूरोक्रेसी होती है, पहला जर्नलिस्ट ब्यूरोक्रेसी और दूसरा स्पेशलिस्ट ब्यूरोक्रेसी। जर्नलिस्ट ब्यूरोक्रेसी में ना ऑफिसर्स के पास में एक ब्रॉडर स्किल सेट होता है। ब्रॉडर स्किल सेट जैसे कि देखो दो डिपार्टमेंट्स या फिर दो से अधिक डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, किसी पॉलिसी को एनालाइज करना, उसे इंप्लीमेंट करना, सरकार की इमेज को कैसे बरकरार रखना है, मतलब मीडिया को कैसे मैनेज करना है, या फिर टीम को कैसे मोटिवेट करके रखना है ताकि वो बढ़िया से एफिशिएंसी के साथ में काम करें। ये मैंने आपको एग्जांपल दिया है ब्रॉडर स्किल सेट के। तो जर्नलिस्ट ब्यूरोक्रेसी में ना ऑफिसर्स के पास में ना ब्रॉडर स्किल सेट होता है, जिसकी सहायता से ना वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम करने की क्षमता रखते हैं। ये ऑफिसर्स ना पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करते हैं और इन्हें समझ होती है कि सरकार कैसे फंक्शन करती है। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है जर्नलिस्ट ब्यूरोक्रेसी का, जैसे आईएएस ऑफिसर्स हैं। कोई स्पेशलिस्ट स्किल नहीं है इनके पास में, ब्रॉडर स्किल सेट है, जिसके मैंने आपको एग्जांपल दिए। डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन करना, उनके नीचे जो लोग आते हैं उनसे बेस्ट काम करवाना, पॉलिसी को एनालाइज करना, इंप्लीमेंट करना। समझ गए? अब कुछ बच्चों को एक डाउट होगा कि ये इतने वर्साटाइल कैसे होते हैं आईएएस ऑफिसर। सीधी सी बात है, ट्रेनिंग से। अब आप भी तो देखो यूपीएससी की तैयारी के दौरान इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, हिस्ट्री से लेकर इकोनॉमिक तक, और बाद में इनको लबासना में भी ट्रेनिंग दी जाएगी। तो ये ब्रॉडर स्किल सेट जो हैं वो दे दिए जाते हैं इन ऑफिसर्स को, जिसकी सहायता से वो फ्लेक्सिबिलिटी के साथ में अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम कर पाते हैं। अब उसके बाद दूसरा है स्पेशलिस्ट ब्यूरोक्रेसी। इसमें देखो वो ऑफिसर्स आते हैं जिनके पास ना किसी विशेष क्षेत्र में डीप नॉलेज होती है, गहरी जानकारी होती है, जैसे फाइनेंस, हेल्थ, इंजीनियरिंग या फिर इकोनॉमिक्स। स्पेशलिस्ट ब्यूरोक्रेसी के एग्जांपल हैं, जैसे देखो नंदन नीलेंकनी, इनको आधार के लिए लाई थी सरकार, बाहर से लाई थी। इन्फोसिस के कौन फाउंडर हैं? और एग्जांपल रघुराम राजन, मोन्टेक सिंह आहलूवालिया, इकोनॉमिक्स में सरकार इनको लेके आई थी फाइनेंस रिलेटेड मैटर्स पे सरकार को एडवाइस देने के लिए। समझ गए? बट देखो क्वेश्चन ये उठता है कि इन स्पेशलिस्ट को ना सरकार में क्यों लाते हैं? इसका रीजन देखो ये है, आजकल ना हर फील्ड इतना जटिल हो गया है, जैसे क्रिप्टो करेंसी जैसे नई नई चीजें आ रही हैं। तो जो जर्नलिस्ट है ना, यानी आईएएस ऑफिसर्स हैं, उनका ज्ञान काफी नहीं होता। तो ये जो लोग हैं ना स्पेशलिस्ट ब्यूरोक्रेसी वाले, ये लोग अपनी स्पेसिफिक फील्ड्स में चूंकि डीप नॉलेज रखते हैं, तो ना ये सरकार को एडवाइस देते हैं, सरकार को नए आइडियाज देते हैं और जटिल इश्यूज पे पॉलिसी बनाने में सरकार की मदद करते हैं। ये चीज सिंपल थी, लेकिन देखो बताना जरूरी था। अब लेटरल एंट्री पे आते हैं। लेटरल एंट्री के बारे में अलग अलग कमिटीज की रिकमेंडेशंस क्या हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले लेटरल एंट्री है क्या और इसके पक्ष में आर्गुमेंट्स हम देखो। लेटरल एंट्री का ना सिंपल सा मतलब है बाहर के एक्सपर्ट्स को सीधा गवर्नमेंट के सीनियर पोजीशंस पर लाना। मतलब उन्हें कोई एग्जाम वगैरह क्लियर करने की आवश्यकता नहीं है जिसकी तैयारी आप कर रहे हो। सरकार कहती है आप डोमेन एक्सपर्ट हो किसी फील्ड में, आप किसी फील्ड में स्पेशलिस्ट हो, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हो सेक्रेटरी लेवल की पोस्ट पर, डायरेक्टर लेवल की पोस्ट पर। हालांकि देखो ज़्यादा एप्लीकेशंस आएंगी तो यूपीएससी एनालाइज करेगी कि आप उन पोस्ट के लिए वास्तव में कितना फिट बैठते हो। ये देखो ठीक वैसा ही है जैसे क्रिकेट टीम में ना सडनली एक कोई इंटरनेशनल प्लेयर को कैप्टन बना दिया जाए बिना डोमेस्टिक क्रिकेट खेले, कुछ कुछ वैसा ही हुआ ना। चलो, लेकिन सरकार ऐसा करती क्यों है? क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं लेटरल एंट्री के पक्ष में? और पहली चीज देखो, लेटरल एंट्री के लिए सरकार ने अभी एप्लीकेशंस निकाली है ना, मतलब वैकेंसी रिलीज की है, एप्लीकेशंस मांगी हैं। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा। जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दिया, नंदन नीलेंकनी, मोन्टेक सिंह आहलूवालिया वर्ल्ड बैंक से सीधा प्लानिंग कमीशन में आए थे, विजय केलकर आईएमएफ से सीधा फाइनेंस मिनिस्ट्री में आए थे, रघुराम राजन, अरविंद सुब्रमण्यम, ये सब लोग लेटरल एंट्री से आए हुए हैं। लेकिन सरकार लाती क्यों है इनको? सबसे पहला पॉइंट है टेक्निकल एक्सपर्टीज या फिर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज। इसका मतलब देखो ये है, सरकार में ना अब स्पेशलाइज्ड नॉलेज की जरूरत ना बढ़ गई है।
अभी जैसे देखो सेबी की चेयरमैन हैं जिन पर आरोप लगे थे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के, माधवी पुरी बूच। अब उन्होंने ना बहुत सालों तक प्राइवेट सेक्टर में काम किया है, उनको ज्ञान है कैसे स्टॉक मार्केट काम करती है। तो देखो वो बेटर ढंग से सेबी के चेयरमैन के तौर पे काम कर सकती है, बेटर ढंग से स्टॉक मार्केट अच्छे से चले ये इंश्योर कर सकती है। वो पॉइंट देखो अभी आप साइड में रखिए कि उन्होंने करप्शन किया, वो अदानी की रिश्तेदार हैं, ऐसे आरोप लग रहे हैं, लेकिन फिलहाल आप वो पॉइंट देखिए कि एक जर्नलिस्ट जो ऑफिसर होता है ना, आईएएस ऑफिसर, उसको इतना ज्ञान नहीं होता डिटेल से, इतना गहराई में जाके स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है। जिन्होंने देखो अपनी पूरी जिंदगी बिता दी फाइनेंस में, स्टॉक मार्केट में, शायद वो ज्यादा बेहतर ढंग से सेबी के चेयरमैन के तौर पे काम कर सके। तो ये पहला पॉइंट है टेक्निकल एक्सपर्टीज। इसके बाद देखो दूसरा पॉइंट है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। मैं इस पॉइंट को देखो नया पॉइंट नहीं बोलूंगा, काइंड ऑफ पहले वाले पॉइंट जैसा ही है, घुमा फिरा के सेम बात बोल दी गई है। दूसरा पॉइंट मैं बोलूंगा फ्रेश पर्सपेक्टिव, फ्रेश पर्सपेक्टिव या फिर न्यू आइडियाज। इसमें क्या बोलेंगे, कई बार देखो हम बाहर से चीजें देखते हैं ना, तो अंदर की प्रॉब्लम्स ज्यादा बेटर ढंग से समझ में आती हैं। कैसे? जैसे देखो बाहर से हम कॉर्पोरेट या फिर एकेडमिक बैकग्राउंड के लोग लाते हैं ना, वो नए सॉल्यूशंस दे पाते हैं प्रॉब्लम के लिए। एग्जाम्पल नंदन नीलेंकनी को याद करो, वो देखो इन्फोसिस से आए थे, उन्होंने आधार जैसा रेवोल्यूशनरी प्रोजेक्ट लीड किया। क्या कोई ब्यूरोक्रेट इस प्रकार से आधार का प्रोजेक्ट ला सकता जैसे देखो नंदन नीलेंकनी ने लीड किया? शायद नहीं। फिर देखो तीसरा पॉइंट आता है, तीसरा पॉइंट है हेल्दी कंपटीशन इन ब्यूरोक्रेसी। तीसरा पॉइंट है हेल्दी कंपटीशन इन ब्यूरोक्रेसी। कैसे? देखो लेटरल एंट्रेंट्स जब सरकार में आएंगे ना, तो इससे ना जो एग्जिस्टिंग आईएएस ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर भी ना प्रेशर क्रिएट होगा कि यार हमें भी नई स्किल्स सीखनी पड़ेगी, हमें भी इंप्रूव करना पड़ेगा, नहीं तो हमें प्रमोशन नहीं मिलेगा, हमारी जॉब जा सकती है। समझ गए? वो भी ज्यादा अप टू डेट रहेंगे नई नई चीजों के बारे में। तो ये एक पॉइंट है। तीसरे वाला पॉइंट यहां पे है नीचे, कॉम्पिटिटिवनेस विद इन करियर ब्यूरोक्रेसी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एफिशिएंसी में सुधार। जैसे देखो अब बाहर से डोमेन एक्सपर्ट्स सरकार में आएंगे तो वो कॉर्पोरेट कल्चर को सरकार के अंदर लेके आएंगे। कॉर्पोरेट ज्यादा अच्छे से काम करते हैं, ज्यादा एफिशिएंसी के साथ कॉर्पोरेट ग्रुप्स काम करते हैं, सरकार बहुत स्लो काम करती है। ये तो देखो मैंने खुद भी देखा था, मैं पहले टीसीएस में था, बहुत जल्दी जल्दी डिसीजंस लिए जाते थे, मेल में सीसी में डाल के तुरंत डिसीजंस ले लिए जाते थे। बाद में मैं कस्टम इंस्पेक्टर एज मैंने ज्वाइन किया तो एक छुट्टी लेने के लिए भी लंबी चैन लगती थी, 3-4 दिनों तक, आज सर आए नहीं, ये सब चलता रहता था। तो सरकार थोड़ा स्लो रहती है। बाहर से लोग आएंगे तो सरकार के कल्चर में भी एफिशिएंसी इंप्रूव होगी। यहाँ पे ना मुझे एक जोक याद आता है जो बचपन में हम सुना करते थे, मतलब लाइटर नोट पे है, इसे लाइटर नोट पे लीजिएगा, कि लालू एक बार गए, लालू प्रसाद यादव जो आरजेडी के लीडर हैं, वो एक बार यूएसए गए इंग्लिश सीखने। वहाँ पे जो उनके इंग्लिश के टीचर थे वो उन्हें इंग्लिश तो नहीं सिखा पाए, लेकिन लालू जी ने उनको बिहारी सिखा दी, भोजपुरी सिखा दी। ये जोक हम सुना करते थे। तो पता लगे बाहर से जो लोग आए हैं सरकार के अंदर, वो एफिशिएंसी तो इंप्रूव नहीं कर सके, लेकिन पहले वो एफिशिएंट थे, उनकी एफिशिएंसी भी खराब हो गई। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल है टैलेंट रिटेंशन। अब देखो बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं प्राइवेट सेक्टर में, वो ना कुछ लाइफ में चैलेंजिंग करना चाहते हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर करके वो बोर हो गए, तो ऐसे लोग गवर्नमेंट सेक्टर में आके चैलेंजिंग काम कर सकते हैं। और सरकार देखो उनको ना, ऐसे लोगों को जो डोमेन एक्सपर्ट हैं, लेटरल एंट्री से आते हैं, इनको ना सरकार मार्केट के हिसाब से सैलरी देती है। तो फिर ऐसे टैलेंटेड लोग गवर्नमेंट में आ सकेंगे और सरकार इनको रिटेन भी कर सकेगी। पहले ऐसे लोगों के पास में ऑप्शन सिर्फ प्राइवेट सेक्टर का था, बट अब गवर्नमेंट सेक्टर का भी ऑप्शन होगा। तो ये सारे पॉइंट्स लेटरल एंट्री के पक्ष में। अब मैं आपको लेटरल एंट्री के अगेंस्ट पॉइंट्स बताता हूं। अगेंस्ट में सबसे पहला पॉइंट है फील्ड एक्सपीरियंस की कमी। देखो जो लोग बाहर से आएंगे ना, उनको देखो सरकारी कामकाज करना एक्सपीरियंस नहीं होगा, उनको ये नहीं पता होगा कि सरकार कैसे काम करती है, सरकार की पॉलिसीज का सोशल इंपैक्ट कितना ज्यादा होता है। अभी तक उन्होंने प्राइवेट सेक्टर में काम किया है जहां पे सिर्फ एकमात्र मोटिव होता है प्रॉफिट, लेकिन सरकार
प्रॉफिट के उद्देश्य से काम नहीं करती, सोसाइटी को आगे रख के पब्लिक गुड के लिए सरकार काम करती है, तो उन्हें एडजस्ट होने में दिक्कत आती है शुरुआत में। दूसरा है इंस्टांसेस ऑफ फेलियर। हाँ, मतलब देखो कभी कभी ये अप्रोच ना फेल भी हुआ है, लेटरल एंट्री वाला। जैसे एयर इंडिया का केस है, बाहर से एक्सपर्ट लाए गए लेकिन कंपनी को ना वो टर्न अराउंड नहीं कर पाए, आखिरकार सरकार को एयर इंडिया को बेचना ही पड़ा, क्योंकि एयर इंडिया कैसे काम करती है उन्हें समझने में काफी वक्त लगा। तीसरा है इंटरनल कन्फ्लिक्ट। इंटरनल कन्फ्लिक्ट मतलब कभी कभी देखो पुराने जो ऑफिसर्स हैं ना, आईएएस ऑफिसर, उनके बीच में और नए एक्सपर्ट्स के बीच में ना टेंशन हो जाती है। पुराने जो ऑफिसर्स हैं वो इनसिक्योर फील करते हैं, उन्हें लगता है कि यार ये बाहर से बंदा आ गया, हम इतने साल से काम कर रहे थे, हमारा प्रमोशन नहीं हुआ और ये बाहर से लाए हुए बंदे हमारे ऊपर आके बैठ गए। तो उनके साथ में ना ऑलरेडी जो आईएएस ऑफिसर्स हैं ना वो कोऑपरेट नहीं करते। ऐसा लर्निंग्स मिली ऑलरेडी। जो कुछ समय पहले सरकार ने 10 लेटरल एंट्री से ऑफिशियल्स लिए थे बाहर से, उनकी यही शिकायत रही कि यार ऑलरेडी जो प्रशासन है ना वो हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करता है, जलता है, पूरी कोशिश करता है कि लेटरल एंट्री वाले फेल हो जाएं। फिर नेक्स्ट है इंपैक्ट ऑन सिविल सर्विसेज। देखो ये बात भी सही है, जो पहले से काम कर रहे हैं ना उनको ये लग सकता है कि हमारी वैल्यू कम हो रही है, हम शुरू से काम कर रहे हैं और अभी हमें कोई पूछने वाला नहीं है, तो इसलिए उनका मोराल जो है वो डाउन हो जाता है। तो ये तो देखो सिंपल से 4 पॉइंट्स हैं, लेकिन मैं आपको थोड़े ज़्यादा पॉइंट्स देता हूं। एक खाली पेज हम ले लेते हैं जल्दी से। नेक्स्ट पॉइंट है, 5वां पॉइंट है पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी। पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी में देखो ये बोलेंगे जो बाहर से ये लेटरल एंट्री वाले आते हैं ना, ये बायस्ड होते हैं रूलिंग पार्टी के पक्ष में, सरकार के पक्ष में, ये न्यूट्रल होकर काम नहीं करेंगे। अब देखो अभी फिलहाल सेंटर में एनडीए की सरकार है, तो एनडीए की सरकार जो लेटरल एंट्री से ऑफिशियल्स लेकर आएगी, और उनके ऊपर तो एनडीए की सरकार का एहसान हुआ ना कि हमें तो यार इन्होंने ही अपॉइंट किया है, तो फिर वो इन्हीं की फेवर करेंगे, सरकार की ही फेवर करेंगे, न्यूट्रल होकर काम नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है फेवरेटिज्म। मतलब देखो सरकार अपने मनपसंद के जो लोग हैं वो लेटरल एंट्री में लेकर आ जाएगी। भाई भतीजावाद ज्यादा चलेगा, कोई मिनिस्टर अपने किसी जानकार को लेके आ गया, अपने बेटे को लेके आ गया, इस प्रकार की चीजें ज्यादा सामने आएंगी, क्योंकि टेस्ट तो वो क्लियर कर नहीं रहे हैं आपकी तरह। नेक्स्ट पॉइंट है करप्शन। अब देखो ये प्राइवेट लोग सरकार में आएंगे, अब इन लोगों के ना अपने पहले वाली कंपनी के साथ में लिंक है। जैसे किसी ऑफिशियल ने ना अभी तक जियो में काम किया है, सरकार उसे लेकर आ गई कि भाई आओ आप टेलीकॉम मिनिस्ट्री में ना सेक्रेटरी की पोस्ट पे काम कीजिए। तो अब देखो उस ऑफिशियल के अपनी पुरानी कंपनी के साथ भी लिंक है, तो वो जानबूझ के ना टेलीकॉम मिनिस्ट्री में ऐसी पॉलिसीज बना सकता है जिससे जियो कंपनी को फायदा हो, तो करप्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है रिजर्वेशन का। जैसे लीडर ऑफ अपोजिशन है राहुल गांधी, उन्होंने ये आरोप लगाया कि सरकार लेटरल एंट्री से रिक्रूट कर रही है, ये रिजर्वेशन को खत्म करने की एक कोशिश है, क्योंकि लेटरल एंट्री में जो ऑफिशियल आएंगे उनकी जाति नहीं देखी जाएगी, मतलब यहां पे रिजर्वेशन नहीं लागू होगा। पॉइंट देखो और बहुत सारे मैं दे सकता हूं आपको, लेकिन इतनी जरूरत नहीं है। 9वां पॉइंट है जैसे एक इंस्टीट्यूशनल मेमोरी खत्म हो जाएगी। अब जैसे देखो ये जो लेटरल एंट्री वाले हैं ये सिर्फ 3 से 5 साल तक के लिए आएंगे। 3 साल में इनका काम अच्छा लगा तो इनका कार्यकाल बढ़ाया जाएगा 5 साल तक का, अदरवाइज ये चले जाएंगे। तो इंस्टीट्यूशनल मेमोरी जो है, इन्होंने काम किया चले गए, वो मेमोरी खत्म हो जाएगी। जो आईएएस ऑफिसर्स हैं वो तो ताउम्र रहते हैं ना, मतलब जब तक रिटायर नहीं हो जाते, बाद में वो अपने जूनियर्स को काम सिखाते रहते हैं, तो वो इंस्टीट्यूशन की एक मेमोरी बन जाती है। लेकिन ये लोग चले जाएंगे तो मेमोरी खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है लॉन्ग टर्म विजन के साथ शायद क्या पता ना आए, मतलब इनको पता है हमें सिर्फ 3 या 5 साल तक काम करना है, तो इनका विजन शॉर्ट होगा। तो इतने पॉइंट्स देखो सफिशिएंट हैं। 10 या 15 मार्क का क्वेश्चन आएगा, 5 पॉइंट पक्ष में 5 पॉइंट विपक्ष में भी आप लिखोगे तो सफिशिएंट है। मैंने बता दिए ताकि आपको कुछ तो याद रह जाए, डायमेंशन सारे कवर हो जाएं। अब थोड़ा कमेटीज के बारे में जान लीजिए। आंसर्स में इनका यूज करते हैं तो वैल्यू एडिशन होता है, जरूर करना चाहिए। देखो फर्स्ट एआरसी ने कहा था आर्म्ड फोर्सेस से कुछ सीख सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो आर्म्ड फोर्सेस में ना परफॉर्मेंस पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट है प्रमोशन में। आर्म्ड फोर्सेस में ना कोई परफॉर्म नहीं करता तो उसे निकाल दिया जाता है। तो सेम चीज को
सिविल सर्विसेज में भी शामिल करने की आवश्यकता है। उसके बाद देखो 2003 में ना सुरेंद्र नाथ कमेटी आई थी। इन्होंने कहा था कि सर्विसेज में ना, सिविल सर्विसेज में डोमेन एक्सपर्टीज जरूरी है। मतलब हर फील्ड के लिए उस फील्ड का एक्सपर्ट चाहिए, जैसे कि एग्रीकल्चर के लिए एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, समझ गए। फिर 2004 में ना होटा कमेटी आई थी, इन्होंने भी यही बात दोहराई। और फिर 2005 में सेकंड एआरसी ने यह बोला था सेंटर और स्टेट दोनों लेवल पर ना लेटरल एंट्री होनी चाहिए। अब लास्ट में बात आती है वे फॉरवर्ड की या फिर कंक्लूजन की। वे फॉरवर्ड में क्या कह सकते हैं? देखो, इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस से हमें सीखने की आवश्यकता है। जैसे सिंगापुर में ना सरकार खुद बोलती है अपने सिविल सर्वेंट्स को कि आप ना प्राइवेट सेक्टर में कुछ समय के लिए काम कीजिए, सीख के आइए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आईएएस को भेजा जाए 3 साल के लिए कि जाइए आप बाहर प्राइवेट सेक्टर में 3 साल के लिए काम करके आइए और फिर वापस आइए। तो ऐसा कुछ हम ट्राई कर सकते हैं। फिर देखो, ब्यूरोक्रेसी के अंदर परफॉर्मेंस को बढ़िया से मेजर किया जाए और परफॉर्मेंस जिनकी अच्छी है उनको ज्यादा रिवार्ड किया जाए, यह चीज हमें लाने की आवश्यकता है। फिर देखो, अंदर ही ब्यूरोक्रेसी के अंदर ही क्रिएटिविटी लाने के लिए हम कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हैं। जैसे एक निश्चित एज के बाद, फॉर एग्जांपल 40 के बाद या फिर 15 या 20 साल की सर्विस के बाद बोल दिया जाए ऑफिसर्स को कि अब आप ना एक फील्ड चूज कर लीजिए। जैसे कोई इकोनॉमी चूज कर ले, कोई एग्रीकल्चर चूज कर ले, और फिर बोला जाए कि आप इसमें एक्सपर्टीज हासिल कीजिए या फिर उनको ट्रेन करवाया जाए। ऐसा कुछ भी हम करवा सकते हैं। और देखो, ये जो अप्रोच है ना लेटरल एंट्री की, सिलेक्टिव अप्रोच होनी चाहिए, हर जगह नहीं, कुछ स्पेसिफिक पोजीशन के लिए ठीक है। जैसे इकोनॉमी में बहुत जरूरत होती है, मिशन मोड प्रोजेक्ट्स हैं जहां पे क्विक रिजल्ट चाहिए, वहां पे एक्सपर्ट्स को लाना चाहिए। तो ब्लेंड करेंगे तो भी बढ़िया है। प्राइवेट सेक्टर की एक्सपर्टीज को गवर्नमेंट के एक्सपीरियंस के साथ मिक्स करेंगे ना तो ज्यादा बढ़िया रिजल्ट आएगा। तो ये पूरा इशू हमने डिटेल से डिस्कस किया। चलते हैं आगे। रुको एक पॉइंट और भी याद आ गया। देखो, अभी ना आपको पता है सरकार कंसल्टेंसी फर्म्स को भी तो हायर करती है ना, जैसे मैकिन्से वगैरह है कंसल्टेशन के लिए स्पेसिफिक प्रोजेक्ट पे। तो लेटरल एंट्री पे ऑफिसर्स को लाने के बजाय जो कंसल्टेंसी फर्म्स को सरकार हायर करती है उनकी भी तो मदद ले सकती है जब जरूरत पड़े। तो ये भी एक पॉइंट है। अब चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो देखो इंडियन एक्सप्रेस का है, राइट टू एजुकेशन एक्ट से संबंधित। अपने सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हम। इससे पहले कि आज का आर्टिकल हम डिस्कस करें, जल्दी से मैं आपको थोड़ा बेसिक बता देता हूं। देखो, राइट टू एजुकेशन एक्ट ये फंडामेंटल राइट बना दिया गया 2002 में। 2002 में ना 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था। 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ना आर्टिकल 21A ऐड कर दिया गया था। आर्टिकल 21A क्या है? स्टेट 6 से 14 साल के एज ग्रुप में जो भी बच्चे आते हैं उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करेगा। ये है आर्टिकल 21A, ये एक फंडामेंटल राइट है। अब इसको इंप्लीमेंट करने के लिए ना सरकार 2009 में एक एक्ट लेके आई थी। मतलब संविधान में तो प्रोविजन कर दिया गया, अब इसको इंप्लीमेंट भी करना है ना। तो इसको इंप्लीमेंट करने के लिए 2009 में एक्ट आया, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के इंपॉर्टेंट प्रोविजंस की मैं बात करूं, इसमें देखो सबसे पहली चीज तो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात की गई कि स्टेट जो है वो 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रोविजन राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 का ये था, सबसे इंपॉर्टेंट, जिस पे ये आज का आर्टिकल बेस्ड है, 25% रिजर्वेशन। मतलब जो प्राइवेट स्कूल्स हैं ना, इवन प्राइवेट स्कूल्स में जो सीट्स हैं उनमें 1/4 यानी 25% जो सीट्स हैं ना वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए रिजर्व्ड होंगी। समझ गए? जैसे देखो डीपीएस स्कूल है, अमीर घरों के बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन डीपीएस को भी 25% जो सीट्स है ना वो गरीब बच्चों के लिए रिजर्व रखनी होगी। ये इंपॉर्टेंट प्रोविजन किया गया था 2009 के आरटीई में। फिर है नो डिटेंशन, क्लास 8 तक भी बच्चे को फेल नहीं किया जा सकता। लेकिन बाद में हालांकि देखो 2019 में इसमें अमेंडमेंट हुआ और अमेंडमेंट में ये बोला गया कि स्टेट अपने हिसाब से डिसाइड कर ले कि क्लास 5वीं और क्लास 8th में जो एग्जाम्स होते हैं वो लेने हैं या फिर नहीं लेने हैं। बोर्ड के एग्जाम्स टाइप्स होते हैं ना, एक ये प्रोविजन था। उसके बाद चौथा
प्रोविजन था एज अप्रोप्रिएट एडमिशन। अब कई बार क्या होता है, जैसे गरीब परिवारों में ना बच्चे को लेट स्कूल में डालते हैं, फॉर एग्जाम्पल 8 साल की उम्र हो गई, अब डाला है स्कूल में, लेकिन देखो टाइम से अगर स्कूल में डाल दिया गया होता तो वो बच्चा अभी दूसरी तीसरी क्लास में हो गया होता, तो नुकसान हो गया उस बच्चे के। तो लेकिन इस एक्ट में प्रोविजन ये किया गया कि एज के हिसाब से ही क्लास में डाला जाएगा। तो आप बोलोगे सर पहले की पढ़ाई कैसे आएगी उस बच्चे को, मतलब सीधा आप किसी को एज के हिसाब से दूसरी या तीसरी क्लास में डाल दोगे, उसे तो कुछ आता ही नहीं, तो कैसे कवर करोगे पिछली पढ़ाई। तो इसके लिए बोला गया था कि स्पेशल सेशंस लगेंगे उस बच्चे के लिए कुछ, ताकि वो कवर कर सके अपना पुराना जो उसका छूट गया है, लेकिन एज अप्रोप्रिएट क्लास में डाला जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पॉइंट्स वैसे और भी हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधित नॉर्म्स मेंशन किए गए थे कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर होना जरूरी है स्कूल्स में, जैसे प्लेग्राउंड होना जरूरी है, सेपरेट टॉयलेट्स होना जरूरी है लड़कों के लिए लड़कियों के लिए। टीचर की क्वालिफिकेशन डिफाइन कर दी गई थी कि मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए टीचर के लिए। स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज़ का प्रोविज़न किया गया था, जिसमें लोकल अथॉरिटी के मेंबर्स हों, पेरेंट्स हों और टीचर्स हों, ये सब हों। तो ये था राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। अब देखो इस आर्टिकल में ना सबसे ज़्यादा फोकस है एक प्रोविज़न पे कि 25% रिजर्वेशन की जो बात की गई थी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में भी। अब देखो ये ना रेवोल्यूशनरी प्रोविजन था, क्योंकि इसके बहुत सारे फायदे होने थे। मॉडर्न एजुकेशन थ्योरी ये कहती है जब अलग अलग क्लासेस के, अलग क्लास मतलब अमीर गरीब, अलग अलग बैकग्राउंड के बच्चे एक साथ पढ़ते हैं ना, तो ज़्यादा अच्छे से बच्चे सीखते हैं। समझ गए। अब जैसे अमीर घरों के बच्चों के साथ में गरीब घरों के बच्चे बैठेंगे तो उन्हें जानने को मिलेगा कि यार कितनी गरीबी है, मतलब सबकी सिचुएशन एक जैसी नहीं है। और दूसरा देखो, गरीब घरों के बच्चे भी इक्वल एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं जो अमीर घरों के बच्चे प्राप्त कर रहे हैं। तो एजुकेशन में इक्वालिटी को लाता है ये प्रोविजन, तो इसीलिए रेवोल्यूशनरी बोला जाता है इस प्रोविजन को। लेकिन देखो आपको भी पता है, घोड़े को ना आप पानी तक ला सकते हो, लेकिन मजबूर नहीं कर सकते घोड़े को कि पानी पियो। वही बात है, एक्ट अच्छा था लेकिन इंप्लीमेंटेशन उसका काफी खराब है। अभी तो आयरनी सबसे बड़ी ये है, जो एक्ट आया गरीब घरों के बच्चों को उनका अधिकार दिलाने के लिए, वही उसी एक्ट की सहायता से स्टेट्स ना कोशिश कर रहे हैं कि ना प्राइवेट स्कूल्स को किसी न किसी प्रकार से बचाया जाए इस एक्ट को इंप्लीमेंट करने से, इस प्रोविजन को इंप्लीमेंट करने से। कैसे? आप ना महाराष्ट्र का एक रूल देखिए। महाराष्ट्र सरकार ना इस एक्ट में अमेंडमेंट करके एक रूल लेके आई। उन्होंने बोला अगर देखो प्राइवेट स्कूल के दायरे में 1 किलोमीटर के दायरे में अगर गवर्नमेंट स्कूल है तो फिर उस प्राइवेट स्कूल को एग्जेम्पशन दी जा सकती है कि आप 25% सीट्स रिजर्व करो गरीब घरों के बच्चे के लिए, अगर उस प्राइवेट स्कूल के 1 किलोमीटर के दायरे में गवर्नमेंट स्कूल है। महाराष्ट्र सरकार ने तर्क ये दिया कि यार हम ऑलरेडी पैसा खर्चा कर रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में, तो फिर डबल पैसा क्यों खर्च करें। अगर 1 किलोमीटर के दायरे में गवर्नमेंट स्कूल है तो फिर बच्चे को प्राइवेट स्कूल में क्यों एडमिशन लेने दें, हमें प्राइवेट स्कूल को पैसा देना पड़ेगा उस बच्चे के लिए, तो हम रिसोर्स को बचा रहे हैं ये प्रोविजन करके। बट देखो अच्छी चीज ये हुई, बॉम्बे हाई कोर्ट ने ना सीधा सीधा महाराष्ट्र सरकार के इस प्रोविजन को रिजेक्ट कर दिया और बोला क्या मजाक कर रहे हो भाई, तुम अच्छे से इंप्लीमेंट करो या गड़बड़ मत करो। सरकारें देखो कई बार ये भी तर्क देती हैं कि ये जो प्रोविजन है ना ये फंडामेंटल, एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट नहीं है, मतलब बाकी फंडामेंटल राइट्स की तरह नहीं है। ये भी देखो एक सिर्फ एक्सक्यूज है, सिर्फ एक्सक्यूज है। और बात सिर्फ महाराष्ट्र सरकार की नहीं है, आप पंजाब सरकार का देखिए। अभी अगली स्लाइड्स में आपको पंजाब सरकार का मिलेगा। पंजाब सरकार ने तो ये प्रोविजन भी कर दिया कि ना प्राइवेट स्कूल में बच्चे एडमिशन तभी ले सकते हैं ईडब्ल्यूएस कोटा के तहत जब गवर्नमेंट स्कूल में उन्हें एडमिशन ना मिला हो। मतलब पहले आप गवर्नमेंट स्कूल में रिजेक्ट होइए और तब जाके आप प्राइवेट स्कूल में एडमिशन ले सकते हो, अदरवाइज नहीं। तो कुल मिला के देखो राज्य सरकारें ना कोई रूल लाकर, कोई ना कोई बहाना बना के इस प्रोविजन को इंप्लीमेंट नहीं होने दे रही हैं। इवन देखो प्राइवेट स्कूल्स वो तो और भी चालू हैं। प्राइवेट स्कूल्स को ये लगता है कि गरीब बच्चे अगर हमारे स्कूल में पढ़ेंगे तो हमारे स्कूल की रेपुटेशन खराब हो जाएगी, फर्जी रेपुटेशन।
हमारे स्कूल का जो स्टैंडर्ड है वो गिर जाएगा। कई स्कूलों ने तो क्या किया, आपको भी शर्म आएगी, उन्होंने क्या किया, जो EWS के बच्चे थे ना उनको अलग पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, अलग सेक्शन में। और कई स्कूलों ने तो ये तक कर दिया कि वो गरीब घरों के बच्चे अमीर घरों के बच्चों से मिले ही ना, इसलिए उनकी अलग से क्लासेस चला दी आफ्टरनून सेशन में, या बाद में आओ, जब बाकियों की छुट्टी हो जाए तब आप आओ, ताकि आपका मिलन ना हो सके उनसे। तो ये काम किए गए। राइटर कहते हैं देखो सोशल इंटीग्रेशन समाज में कितना जरूरी है, और उसको ही तो इंप्लीमेंट कर रहा था ये प्रोविजन। आपने तो बल्कि और ज्यादा सोशल डिसइंटीग्रेशन कर दिया इंटीग्रेशन के बजाय। कई सालों से ये लड़ाई लड़ी जा रही थी। इवन गोपाल कृष्ण गोखले, इन्होंने 1911 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली में ये प्रपोजल रखा था फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का। उस समय रिजेक्ट हो गया, लेकिन फाइनली 2002 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास हुआ, 2009 में एक्ट आया, लेकिन उस एक्ट की इंप्लीमेंटेशन अब बहुत ज़्यादा पुअर है। इवन देखो एक्ट में जो बात बोली गई थी टीचर ट्रेनिंग की, सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन है टीचर ट्रेनिंग रिजर्वेशन के बाद में। इवन 15 साल पहले JS वर्मा कमेटी आई थी जो सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट की थी, इन्होंने भी टीचर ट्रेनिंग को रिवैम्प करने की बात कही थी। हमारे टीचर ही अगर देखो ऐसे नहीं होंगे कि वो डाइवर्स बैकग्राउंड के बच्चों को संभाल सकें, फिर देखो कैसे क्लास संभलेगी, कैसे लर्निंग आउटकम इंप्रूव होगी। तो टीचर ट्रेनिंग हमारे एजुकेशन सिस्टम में ना वीकेस्ट लिंक है, सबसे कमजोर लिंक है। लास्ट में कंक्लूजन में राइटर बोलते हैं देखो बॉम्बे हाईकोर्ट का जो वर्डिक्ट है ना वो एक अच्छी शुरुआत है। होपफुली अब बाकी राज्य भी इस एक्ट को कमजोर करने की कोशिश नहीं करेंगे, और अवेयरनेस फैलाई जानी चाहिए इस एक्ट के बारे में, ताकि गांव-गांव के बच्चे को ये पता लगे कि राइट टू एजुकेशन उनका अधिकार है, वो इसको यूज करें। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो ऑथेंटिक वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ से संबंधित है। आप सिलेबस में GS पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। हाल ही में इंडिया ने ना वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का ना तीसरा एडिशन आयोजित किया 17 अगस्त 2024 को। बाकी एडिशंस की तरह ये एडिशन भी वर्चुअल मोड में आयोजित हुआ, यानी जूम मीटिंग हुई, सिंपल भाषा में समझिए। 123 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। सबसे पहले बेसिक से हम शुरुआत करते हैं इस आर्टिकल को डिस्कस करना। ग्लोबल साउथ का मतलब क्या है? ग्लोबल साउथ मतलब देखो डेवलपिंग कंट्रीज और गरीब देशों का ग्रुप, आप सिंपल भाषा में बोल सकते हो। जैसे देखो आप ग्लोब को देखोगे ना, सिर्फ एक एग्जांपल देने के लिए, हालांकि बोला यह जाता है कि ये जो ग्लोबल साउथ के मेंबर्स हैं सिर्फ साउथ से नहीं है। जैसे ये ग्लोब है, जनरली आप देखोगे ग्लोब में ऊपर ऊपर के जो देश है ना वो अमीर हैं, सारे वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोप के देश, अमेरिका के देश सब ऊपर आते हैं, जापान सब। अब नीचे नीचे देश आते हैं, जैसे एशिया के देश और अफ्रीका के देश, लैटिन अमेरिका के देश, कैरेबियन कंट्रीज, ये सब आपको या डेवलपिंग मिलेंगे या फिर आपको गरीब मिलेंगे। तो ग्लोबल साउथ वैसे एक ज्योग्राफिकल कंसेप्ट नहीं है। हम नॉर्थ, ग्लोब के नॉर्थ साउथ नहीं देखेंगे, क्योंकि ग्लोबल साउथ में ऐसे भी देश आपको मिलेंगे जो वैसे ग्लोबली नॉर्थ में आते हैं लेकिन ग्लोबल साउथ का पार्ट हैं। ये इनकम वाला कंसेप्ट है, मतलब अमीरी गरीबी वाला कंसेप्ट है ये। इंडिया देखो ग्लोबल साउथ का एक लीडर है, हालांकि चाइना भी बनने की कोशिश करता है। इंडिया को टफ कंपटीशन है चाइना से ग्लोबल साउथ का लीडर बनने में। G20 के समिट में इंडिया ने ग्लोबल साउथ की आवाज़ उठाई थी, मतलब ग्लोबल साउथ में जो देश आते हैं उनके इंटरेस्ट को वहाँ पे जाहिर किया था। अब देखो ये जो समिट आयोजित हुआ ना, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का तीसरा एडिशन, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ना आप अभी फिलहाल सिचुएशन देखिए, जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी कितनी ज़्यादा है। प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन की यात्रा पर जाएंगे अगस्त के तीसरे हफ्ते में, मतलब तीसरा हफ्ता स्टार्ट ही होने वाला है, चल ही रहा है, मतलब स्टार्ट क्या होने वाला है। जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी आजकल बहुत ज़्यादा है, बहुत टेंशन चल रहा है, यूक्रेन रशिया वार, और इसके अलावा इजराइल हमास के बीच में युद्ध, कई सारे देशों में सिविल वार चल रहा है। यूएसए में इकोनॉमिक क्राइसिस का कंसर्न है जो पूरे वर्ल्ड में फैल सकता है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स है ना, ये डेवलपिंग कंट्रीज को ज़्यादा अफेक्ट करती हैं, इवन दो ये प्रॉब्लम्स उनकी वजह से नहीं हुई है। तो ये सिचुएशन है।
और इंडिया देखो ये चाहता है कि ग्लोबल साउथ के जो देश है ना एक साथ खड़े हों। क्यों? ताकि हम अपनी प्रॉब्लम्स को वर्ल्ड स्टेज पे ज्यादा इफेक्टिवली, ज्यादा अच्छे ढंग से रेज कर सकें। मतलब पॉइंट यहां पे यूनिटी एंड सोलिडेरिटी का भी है ग्लोबल साउथ के कंट्रीज के बीच में। फिर देखो सस्टेनेबल फ्यूचर, मतलब इस बार की थीम थी वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की, एन एम्पावर्ड ग्लोबल साउथ फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर। मतलब हम सिर्फ आज की नहीं कल की भी सोच रहे हैं। तो अब देखो बात करते हैं कौन कौन से इश्यूज डिस्कस हुए इस बार के समिट में। सबसे पहला इशू जो डिस्कस हुआ एसडीजी एंड वुमेन लेड डेवलपमेंट। एसडीजी मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। देखो ये यूएन के 17 गोल्स हैं जो 2030 तक अचीव करने हैं। बट क्या आपको लगता है कि वर्ल्ड 2030 तक ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के टारगेट अचीव कर पाएगा? आंसर देखो सैडली नो है। और यही कंसर्न डिस्कस किया गया इस समिट में। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो अगर हम ये गोल्स अचीव नहीं कर पाए तो देखो गरीबी, भूखमरी, क्लाइमेट चेंज, ये जो इश्यूज है ना बल्कि और ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो कैसे इनको एड्रेस किया जाए? वुमेन लेड डेवलपमेंट पे फोकस किया जाए। क्यों? क्योंकि जब देखो आप वुमेन को एम्पावर करते हैं ना तो पूरी कम्युनिटी बेनिफिट होती है। अब इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है क्लाइमेट चेंज एंड एनर्जी वाला। क्लाइमेट चेंज एंड एनर्जी। क्लाइमेट चेंज सिर्फ एक इन्वायरमेंटल इशू नहीं है, बट देखो ये एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है और कई सारे ग्लोबल साउथ के जो देश हैं उनके लिए खतरा और भी ज्यादा है। मतलब आप सोच के देखिए, अगर सी लेवल एक लेवल से ज्यादा बढ़ता है तो छोटे छोटे कितने सारे जो आइलैंड कंट्रीज हैं वो सबमर्ज हो जाएंगे। और एक्सट्रीम इवेंट्स तो बढ़ ही रहे हैं इवन इंडिया में भी। तो वो देश जो खास करके खेती पे ज्यादा डिपेंड करते हैं जैसे इंडिया जैसे देश, उनका क्या होगा? तो समिट में बात हुई कि हमें ना पर्याप्त क्लाइमेट फाइनेंस और एक्सेसिबल टेक्नोलॉजी की जरूरत है। मतलब क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के लिए पैसा चाहिए ग्लोबल साउथ को, हमेशा से उनकी मांग है। और डेवलप कंट्री से टेक्नोलॉजी चाहिए जो कि डेवलप कंट्रीज देने को तैयार नहीं है। फाइनेंस चाहिए, क्लाइमेट फाइनेंस और टेक्नोलॉजी। ये दोनों चीजें अगर देखो डेवलप कंट्रीज से आ जाएं तो डेवलपिंग कंट्रीज, ग्लोबल साउथ के देश ज्यादा बेहतर ढंग से क्लाइमेट चेंज को टैकल कर सकते हैं। अब इसके बाद तीसरा जो इशू डिस्कस हुआ वो है रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरलिज्म। रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरलिज्म क्या मतलब है इस चीज का? इसका मतलब देखो ये है कि हमें ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस स्पेशली यूएन को रिफॉर्म करना होगा। क्यों? क्योंकि देखो आज का जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है ना वो आउटडेटेड है। अफ्रीका का कोई परमानेंट मेंबर नहीं है, इंडिया जैसे बड़े देश को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो इसलिए ना इंडिया का सजेशन ये है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ज्यादा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, स्पेशली ग्लोबल साउथ के कंट्रीज का। और वैसे देखो इस साल 22-23 सितंबर को ना यूएन हाई लेवल इवेंट ऑर्गेनाइज करेगा, समिट ऑफ द फ्यूचर, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भी हिस्सा लेंगे। और इस समिट की एक थीम ये होगी रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरलिज्म। इसके बाद देखो चौथा इशू ये डिस्कस हुआ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि देखो इंडिया ना इस फील्ड में ना लीडर बन चुका है। सोच के देखो हमारा जो यूपीआई सिस्टम है कितनी ज्यादा रेवोल्यूशनरी है। तो इंडिया ने ना $25 मिलियन का एक स्पेशल इंपैक्ट फंड अनाउंस किया है जो कि ग्लोबल साउथ में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करेगा। क्योंकि देखो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से ना इकोनॉमिक ग्रोथ तेजी से आती है, फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ता है। तो ये 4 पॉइंट्स डिस्कस हुए। अब वैसे बात करें इंडिया के रोल की, प्रधानमंत्री मोदी ने देखो एक ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट प्रपोज किया है। ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट, ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट नाम याद रखिएगा, क्योंकि ना कई बार हमें यह तो याद रह जाता है कि कुछ तो अनाउंस किया था लेकिन एग्जैक्ट नाम नहीं याद रहता, इसलिए नाम याद करवा देता हूं। ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट प्रधानमंत्री मोदी ने प्रपोज किया है। ये क्या है? ये देखो एक फ्रेमवर्क होगा जो कि इंडिया के डेवलपमेंट जर्नी और एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड होगा। इसमें ना ग्लोबल साउथ कंट्रीज की प्रायोरिटीज को ध्यान में रखा जाएगा। ये साउथ साउथ कोऑपरेशन का एक परफेक्ट एग्जांपल होगा। कुल मिलाकर देखो इसमें यह बताया जाएगा कि इंडिया ने कैसे कैसे डेवलपमेंट की, मतलब डेवलपमेंट के रास्ते पे इंडिया आगे बढ़ा। इंडिया भी डेवलप बना नहीं है, 2047 में बनाने का लक्ष्य है, लेकिन फिर भी इंडिया के बेस्ट एक्सपीरियंसेस जो इंडिया ने सीखा है वो इंडिया फिर दूसरे ग्लोबल साउथ के देशों को सिखाएगा। बाकी डिटेल्स देखो आएंगी, अभी सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी ने प्रपोज किया है। ये जो कंपैक्ट होगा ये मतलब
इंश्योर करेगा कि डेवलपिंग कंट्रीज जो है, ग्लोबल साउथ के जो देश हैं, वो अपने हिसाब से डेवलपमेंट लास के लोकल सिचुएशन के हिसाब से। तो बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है, इंडिया ने लिया है। ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया ग्लोबल साउथ से संबंधित। और ये थी हमारी आज की डिस्कशन। लास्ट में क्वेश्चन देख लीजिए। आज देखो 2 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, दोनों 250 वर्ड्स में। एक तो राइट टू एजुकेशन एक्ट से संबंधित और दूसरा फिर लेटरल एंट्री से संबंधित। दोनों 15 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, दोनों 250 वर्ड्स में अटेम्प्ट करने हैं। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। एक बार लास्ट में फिर से आपको हैप्पी रक्षाबंधन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।